हे गाइस, वेलकम बैक टू द वुल्फ ऑफ द लाल स्ट्रीट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपने बजाज फाइनेंस में सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते साल 2000 में, आज अमाउंट कितना ग्रो चुका होता? आंसर है 500 रुपए। क्योंकि दोस्तों 2008 में बजाज फाइनेंस 90% क्रैश हो चुका था और 50 रुपीज का स्टॉक 6 रुपीज हो चुका था। और नॉर्मली जितना स्टॉक प्राइस क्रैश होता है उतने ही परसेंट इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में से अपना पैसा निकाल चुके होते हैं और हाई चांसेस है कि आपने भी बजाज फाइनेंस में से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया होता। आजकल सभी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में बजाज फाइनेंस और बहुत सी ब्लू चिप कंपनीज को रिकमेंड करते हैं। ब्लू चिप कंपनीज में मैक्सिमम वेटेज और जैसे मार्केट कैप कम होता है अपना इन्वेस्टमेंट कम रखो, यही एडवाइस फाइनेंशियल एडवाइजर्स देते हैं। लेकिन जो 2008 और 2020 में हुआ, क्या हम एक्चुअल में लो रिस्क गेम खेल रहे हैं? नहीं, लो रिस्क सिर्फ एक गिमिक है और ये टर्म स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम आज हाउ टू बिल्ड अ रिस्की पोर्टफोलियो के सीक्रेट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला सीक्रेट है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा सीक्रेट है साइड इफेक्ट्स ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा सीक्रेट है मोनोपोली और इमर्जिंग, हमें किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और फोर्थ सीक्रेट है वेटेज। दोस्तों, हम पहले पार्ट में एनालिसिस ऑफ बिलियनर पोर्टफोलियोज को डिस्कस करेंगे। मैंने टिकर बाय फिनोलॉजी पर उन सभी पोर्टफोलियोज को एनालाइज किया जो 10 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन रखते हैं और कुछ बिलियनर्स के पोर्टफोलियो को भी एनालाइज किया, जैसे जेफ बेजोस, चार्ली मंगर, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला के बारे में हम सब जानते ही हैं। इन सब पोर्टफोलियोज में एक चीज कॉमन थी, सबका पोर्टफोलियो एक अनबैलेंस्ड पोर्टफोलियो था और किसी एक स्टॉक पर पूरे पोर्टफोलियो का 30% से ज्यादा का वेटेज था। जैसे राकेश झुनझुनवाला के 30,000 करोड़ के पोर्टफोलियो में टाइटन का वेटेज 33.33% है। वॉरेन बफेट के 7.5 लाख करोड़ के पोर्टफोलियो में 3.5 लाख करोड़ रुपीस एप्पल में इन्वेस्टेड है। जेफ बेजोस के पोर्टफोलियो में 65% वेटेज अमेजॉन में इन्वेस्टेड है और चार्ली मंगर के पोर्टफोलियो में भी हमें सिमिलर पैटर्न दिखाई देगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिन्होंने एक्चुअल पैसे कमाए वो ये बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी क्यों नहीं फॉलो करते? क्या वॉरेन बफेट को रिस्क के बारे में नहीं पता कि अगर एप्पल बैंकरप्ट हो जाती है, बफेट की आधी वेल्थ एक रात में साफ हो सकती है? दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और बहुत से चैनल्स निफ्टी 50 के टॉप 10 शेयर्स, 3 से 4 हाई ग्रोइंग मिड कैप शेयर्स और 1 या 2 स्मॉल कैप्स बाय करने का ज्ञान देते हैं और पोर्टफोलियो को डिफेंसिव बनाने की कोशिश करते हैं, जो गलत बात नहीं है, पर ये स्ट्रैटेजी उतनी इफेक्टिव भी नहीं है। क्योंकि जब हम 16-17 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो अपने इन्वेस्टिंग करियर के इनिशियल स्टेजेस में रखेंगे, हम कन्विंसिंगली वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट 15 अलग अलग सेक्टर्स में ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जब इन्वेस्टमेंट 15 अलग अलग सेक्टर्स में होगा, हर साल सिर्फ 1 या 2 सेक्टर्स रिटर्न दे सकते हैं और बाकी सेक्टर्स तो नेगेटिव में रहेंगे। नो डाउट कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो एक रिस्की स्ट्रेटेजी है, लेकिन हमारे चांसेस सही होने के उतने ही ज्यादा होंगे जितने कम स्टॉक्स हम ओन करेंगे, और गलत होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे जितने ज्यादा स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस पार्ट की मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हमने एक स्टॉक पर रिसर्च की है और बड़ा वेटेज दे रखा है तो उस कंपनी पर कन्विक्शन रखना जरूरी है, क्योंकि बड़ी वेल्थ कन्विक्शन से बिल्ड होती है, डाइवर्सिफिकेशन से रिटेन होती है। दूसरा सीक्रेट है साइड इफेक्ट्स ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया में टोटल 41 सेक्टर्स हैं और हर सेक्टर में 2 से 3 कंपनी लीडर्स या फिर मोनोपोलीज हैं। तो दोस्तों, सवाल आता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कितने सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आंसर सब्जेक्टिव हो सकता है। हम काफी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में देखते हैं कि उन्होंने हर एक सेक्टर की लीडिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है और अपने पोर्टफोलियो को एक म्यूचुअल फंड बना देते हैं, और जब मार्केट क्रैश होता है नहीं समझ आता कि कौन सी कंपनी में बीओडी करना चाहिए, यानी बाय ऑन डिप्स। दोस्तों, ऐसा इन्वेस्टमेंट कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्रैक्टिकली रिटर्न्स के साथ साथ कैपिटल की सेफ्टी भी चाहते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है। इससे ना कैपिटल अप्रिशिएट हो पाता है और कैपिटल भी सेफ नहीं रहता। और हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि इस केस को हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन की कैटेगरी में डालते हैं। सेफ्टी के चक्कर में इन्वेस्टर को आइडिया नहीं होता है कि उसका फाइनेंशियल गोल क्या है। हम इस केस को एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हम सब इस कंपनी के बारे में जानते ही हैं। HUL इंडियन FMCG स्पेस में 48 ब्रांड्स को ओन करती है और 70% टीवी एड्स HUL ब्रांड्स के ही होते हैं। पूरे FMCG सेक्टर ने कोविड क्रैश से अब तक मिनिमम 100% के रिटर्न्स दिए और HUL ने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए। इसका सिंपल रीजन एक ही है, कंपनी की ब्रांड ओनरशिप। HUL के पास पूरे इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रांड्स हैं। अब HUL का मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो इतना ज्यादा बड़ा है, काफी ब्रांड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे लाइफ बॉय, डोव, क्लिनिक प्लस, पॉन्ड्स, लैक्मे, क्लोजअप, सर्फ एक्सेल, विम, ब्रूक बॉन्ड, ब्रू, क्वालिटी वॉल्स और किसान। और काफी ब्रांड्स है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जैसे टिगी, ब्रीज, प्यूरिट वाटर प्यूरिफायर, टोनी एंड गाय, अन्नपूर्णा, एवियंस, इंदुलेखा, ब्रिंगा ऑयल और बहुत से ब्रांड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अब ये ब्रांड्स HUL को काफी डिफेंसिव स्टॉक तो बनाते हैं, पर ये कंपनी को कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं बना सकते। जबकि मैरिको काफी प्रोडक्ट्स बनाती है, पर इस कंपनी का सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो कंपनी को 40% रेवेन्यूज हर साल देते आ रहा है। गेस कर सकते हो
प्रोडक्ट का नाम है पैराशूट कोकोनट ऑयल, जो काफी फेमस है और हेयर केयर ऑयल सेगमेंट में वन साइडेड मोनोपोली है। और नेस्ले ने मैगी ब्रांड को इतना फेमस बना दिया, आज इंडिया में नूडल का सिनोनिम मैगी हो चुका है। दोस्तों, इस पार्ट की मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा स्टॉक्स या फिर कोई सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, हमारा पोर्टफोलियो भी HUL की तरह ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा और कुछ खास रिटर्न्स नहीं दे पाएगा। हमें मिनिमम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कितने स्टॉक्स या सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। मोनोपोली या फिर इमर्जिंग कंपनीज, इन दो ऑप्शंस में से हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये टॉपिक पर हम इस पार्ट में बात करेंगे। दोस्तों, एक इमर्जिंग कंपनी का सक्सेसफुल होना एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का टॉपर बनने जितना रिस्की होता है। फेल होने के चांसेस काफी हाई हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हम सेक्टर से डिसाइड करेंगे। दोस्तों, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है और एनालिसिस के लिए मैं आगे कुछ सेक्टर्स के नाम लिखूंगा। उन सेक्टर्स में से हमें 10 सेक्टर सिलेक्ट करने हैं। वीडियो पॉज करके 10 से 11 सेक्टर्स के नाम सिलेक्ट करके रखना, इसमें आपको कॉन्फिडेंस है। शुरू करते हैं। अगर आपके लिस्ट में बैंक्स और NBFC, IT, फार्मा, EV, ग्रीन एनर्जी, केमिकल्स, इंश्योरेंस, रिटेल, FMCG, पेंट्स और टायर्स ये सेक्टर्स हैं, हम इन सेक्टर्स के मोनोपोली या फिर इमर्जिंग दोनों में से कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी सेक्टर्स एवरग्रीन हैं और आने वाले मिनिमम 20 सालों तक इसमें से 80% सेक्टर सर्वाइव कर सकते हैं। और जब पूरा सेक्टर ही सर्वाइव करेगा, इमर्जिंग प्लेयर्स को काफी सही मौका मिल सकता है। लेकिन अगर हमने इनमें से कोई एक सेक्टर सिलेक्ट नहीं किया है और उस सेक्टर के लीडर में हमने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो हम एक रिस्की सिचुएशन में हो सकते हैं। इस केस में बेटर होगा कि बाकी सेक्टर के मोनोपोली स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और रही बात नंबर ऑफ स्टॉक्स की, जो सेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, हर एक सेक्टर का इमर्जिंग या फिर मोनोपोली स्टॉक चूज कर सकते हैं, जिससे हमारे पोर्टफोलियो में 11 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं होंगे और लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट हम पोर्टफोलियो में सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हम फोर्थ पार्ट में वेटेज को डिस्कस करेंगे। ये एक पॉपुलर रूल बन चुका है कि लार्ज कैप्स यानी जो कंपनी सबसे बड़ी होती है उनमें मैक्सिमम वेटेज देना चाहिए, पर यह बात पूरी तरह सच भी नहीं है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग RJ के पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स सबसे बड़ी कंपनी है, फिर भी टाइटन में RJ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसका रीजन गेस कर सकते हो? आंसर है कंसिस्टेंसी। एस इन्वेस्टर्स जिन्होंने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की है, उन्होंने हमेशा से इस स्टॉक की कंसिस्टेंसी को देखा और मार्केट कैप को सेकंड प्रायोरिटी पर रखा, क्योंकि दोस्तों कंपनी कितनी भी बड़ी हो या फिर छोटी हो, वो वही रेट से ग्रो करेगी जिस रेट से उस कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो होंगे। टाटा मोटर्स पिछले 10 सालों से लॉस मेकिंग है और टाइटन प्रॉफिटेबल रही है। दोस्तों, समराइज करते हैं, वेल्थ हमेशा कॉन्सेंट्रेशन से क्रिएट होती है और डाइवर्सिफिकेशन से रिटेन होती है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन हमें कभी कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग इफेक्ट दे ही नहीं सकता। सेफ सेक्टर्स के इमर्जिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो काफी जल्दी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और वेटेज छोटी कंपनी में भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक क्रिकेट मैच की तरह है। एक T20 मैच में 20 ओवर्स होते हैं। उसी तरह हम सबके पास इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स एंजॉय करने के लिए सिर्फ 20 से 25 साल का समय है, क्योंकि 60s के बाद हम में उतनी एनर्जी बचेगी ही नहीं कि हम अपने रिटर्न्स को एंजॉय कर सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।